सर्वगुण संपन्न जेठानी अनाड़ी देवरानी का लंच बॉक्स। हे भगवान, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में इतना सारा लंच बॉक्स अकेले बनाना बहुत मुसीबत का काम है। दूसरी तरफ ऑफिस बैग लिए काजल, शिखा, राजीव, अमित। भाभी भाभी, हमारा लंच बॉक्स रेडी हो गया है क्या? हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मुझे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। भाभी थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। हाँ, बस आ रही होगी तुम्हारी भाभी, थोड़ी तसल्ली रखो। तसल्ली ही तो नहीं है इन लोगों के अंदर। बेचारी एक बहू इतना सब कुछ अकेले कर रही है। इतने में रसोई से पसीने में गीली पल्लवी अपने हाथ में लंच बॉक्स लेकर बाहर निकलती है। लीजिए, आप सबका लंच बॉक्स तैयार है। वैसे भाभी, आपने मेरे टिफिन में क्या डाला है? गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों के टिफिन में 2 से 3 तरह के ठंडे फल, आम पन्ना, लौकी की सब्जी, खीरे का रायता, पूरी, चावल जैसी चीज़ें डाली हैं। इससे पेट में ठंडक और शरीर में ताकत बनी रहेगी। अरे वाह, गर्मी में ठंडे ठंडे पकवान खाकर तो मजा आ जाएगा। इतना कहकर खुशी खुशी सभी वहां से चले जाते हैं। अरे वाह बहू, तू इतनी सर्वगुण संपन्न है कि तुझे पता है कि किस मौसम में कौन सा खाना खाना चाहिए। एक मिनट, वैसे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ? हाँ मम्मी जी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो काम करते करते बीपी लो हो गया है। हाँ बहू, इतनी गर्मी में अकेले इतना सारा काम करना रसोई में बहुत मुश्किल की बात है। तू परेशान हो ही जाती होगी। अब सुषमा इतना बोलती ही है कि तभी पीछे से हाथ में मोबाइल लेकर गौतम वहां आता है। हाँ, परेशान तो बहू हो जाती है, लेकिन बहू की परेशानी का हल मैंने ढूंढ लिया है। क्या कह रहे हैं? आपने ऐसा क्या ढूंढ लिया? सुषमा, मेरे चचेरे भाई ने फोन में एक सुंदर लड़की की तस्वीर भेजी है। मुझे लड़की बात विचार में ठीक लगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपने छोटे बेटे की शादी उसी से करवा दूं। चलो बढ़िया है, दूसरी बहू आ जाएगी तो दोनों मिलकर घर संभाल लेगी। क्यों बड़ी बहू? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी जी। देवरानी आ जाएगी तो सुकून रहेगा थोड़ा। हाँ तो चल फिर, मैं बाजार जाकर शगुन का सारा सामान खरीद के ले आती हूँ। लड़की को कुछ देना भी तो होगा। आप क्यों परेशान होंगी मम्मी जी इतनी गर्मी में? लाइए पैसे, मैं खुद ले आती हूँ सारा सामान। मुझे पता है क्या लाना है। मैं जानती हूँ तू सर्वगुण संपन्न है, तुझे घर से लेकर बाहर तक का काम काफी खूबसूरती से करना आता है। चल साथ में चलते हैं। अब पल्लवी सुषमा बाजार आती हैं और बाजार से खूबसूरत लाल साड़ी, लाल चूड़ा और साड़ी की मैचिंग के गहने खरीद कर घर आ जाती हैं। अब घर के हॉल में पल्लवी शगुन का सारा सामान घर वालों को दिखाती है। देख लो राजीव, तुम्हारी होने वाली बहू के लिए सारा शगुन का सामान खरीदा है। तुम बता दो, तुम्हें पसंद है ना? अरे बस बस भाभी, आप मुझे मत घसीटो इन सब चीजों में। मुझे इन सब की नॉलेज नहीं है, मुझे तो बस शादी से मतलब है। अब अगले दिन सुषमा का पूरा परिवार शगुन लेकर लड़की वालों के घर पहुंचता है। अरे आप लोग आ गए, आइए अंदर आकर बैठिए ना। अब पल्लवी, सुषमा, गौतम, राजीव घर के अंदर आते हैं और सोफे पर बैठते हैं। गायत्री जी, ये जो आपके बगल में 2 लड़कियां बैठी हैं, इनमें से हमारी होने वाली बहू कौन है? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी बहन की बेटी है, हमारे साथ ही रहती है। आपकी होने वाली बहू तो रसोई में काम कर रही है। अब सुषमा रसोई में झांकती है जहां उसकी होने वाली बहू ढेर सारे बर्तन धो रही होती है। बाप रे, लड़की तो काम काजी है। चलो अच्छा है। देखा, मैंने बहुत काम कर रही है, पर उसे बोलिए हमसे मिल तो ले, आखिर हम उसे देखने आए हैं। जी जी बेटी, जरा बाहर तो आओ। अब छोड़ दो काम, बाद में कर लेना, सब इंतजार कर रहे हैं। अब ईशा बर्तन छोड़कर लड़के वालों के पास आकर बैठती है। अब लड़के का परिवार देखकर ईशा, हे भगवान, इनका परिवार तो काफी लंबा चौड़ा लग रहा है। अरे कहाँ खोई हुई हो बेटी, हमसे बात तो करो। वैसे गायत्री जी, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, हमें तो पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। हाँ, हमें तो लड़की पसंद आ गई है और हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। जी, सुनकर बहुत खुशी हुई। वैसे आपका लड़का भी बहुत समझदार और सुलझा हुआ लगता है। अब तो अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर बच्चों की शादी करवा लेते हैं। अब सुषमा शगुन का सारा सामान ईशा के हाथ में दे देती है और खुशी खुशी रिश्ता फिक्स करके वहां से चली जाती है। इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद ईशा पूरी विधि विधान के साथ शादी करके अपने ससुराल आती है। आओ बहू रानी, कलश गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश करो। अब ईशा धीरे से कलश गिराती और कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर के अंदर आती है। तभी घर की छोटी बेटी शिखा और काजल बड़े ही प्यार से अपनी भाभी को सोफे पर बिठाती है और उन्हें ठंडा ठंडा पानी पीने को देती है। भाभी लीजिए,
आप पानी पी लीजिए, गर्मी के कारण आप परेशान हो गई होंगी। अब ईशा ठंडे पानी के 2-3 घूंट पीती ही है कि तभी उसकी नज़र अपनी जेठानी पर जाती है, जो कलश के गिरे चावल को उठा रही होती है और कुमकुम की थाल को लेकर रसोई में जाती है और उसको धोने लगती है। ये देखकर ईशा खुद से, अरे इतनी जल्दी मेरी जेठानी ने सब कुछ साफ भी कर दिया। लगता है मेरी जेठानी तो सर्वगुण संपन्न है काम काज के मामले में। भाभी क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? चलिए आराम कर लीजिए। अब काजल ईशा को कमरे में छोड़ती है, जिसके बाद ईशा अपने पति के साथ आराम करती है। अब अगले दिन ईशा नहा धोकर रसोई में दाखिल होती है, जहां उसकी जेठानी पसीने में भीगी हुई गैस पर खाना पका रही होती है और 3 से 4 लंच बॉक्स पैक कर रही होती है। जेठानी जी, कितना गर्म हो रहा है ये रसोई घर, और इतनी गर्मी में आप इतने सारे लंच बॉक्स क्यों पैक कर रही हैं? और एक तरफ सब्जी भी पक रही है। हाँ, ये सब्जी सबके नाश्ते के लिए है और ये लंच बॉक्स हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं जो ऑफिस कॉलेज जाते हैं वो ये लेकर जाएंगे, क्योंकि उन्हें बाहर का खाना पसंद नहीं है। बाप रे, इसका मतलब रोजाना इतनी गर्मी में आप लंच बॉक्स पैक करती हो सबका? हाँ, और तुम्हें भी करना पड़ेगा देवरानी जी, मैंने तो बहुत कर लिया। वैसे सुनो, आधा काम हो गया है, आधा काम करना है। ये जो सब्जी पक रही है इसे अच्छे से पका लो और थोड़ा सा आटा गूंथ कर नाश्ते के लिए 20 से 25 रोटी बना लो। मैं अभी आती हूँ। अब पल्लवी वहां से चली जाती है। वहीं ईशा गर्मी में परेशान होकर सब्जी पकाने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में सब्जी हल्की हल्की कढ़ाई में चिपकने लगती है, जिसके कारण ईशा 2 से 3 जग पानी सब्जी के अंदर पलट देती है। चलो, सब्जी का काम तो हो गया, अब गैस बंद कर देती हूँ। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। वैसे अभी तो आटा भी गूंथना है। अब ईशा ड्रम से आटा निकालकर आटे की परात स्लैब पर रखती है और फिर थोड़ा सा पानी डालकर ईशा जैसे ही आटा गूंथने की कोशिश करती है, परात का सारा आटा ईशा के ऊपर ही गिर जाता है। ओह माय गॉड, क्या मुसीबत है। इतने में वहां पर पल्लवी आती है। अरे देवरानी जी, मैंने आपको आटा गूंथ कर रोटी बनाने के लिए कहा था, लेकिन आप तो खुद आटे में लपटी हुई है और सब्जी में इतना सारा पानी क्यों डाला है? आपने सब्जी की तो रंगत ही खत्म कर दी। सॉरी जेठानी जी, लेकिन अभी मुझे रसोई के कामकाज अच्छे से नहीं आते हैं। मैं थोड़ी अनाड़ी हूँ रसोई संभालने में। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करो, हो जाएगा। चलो बनाओ फटाफट रोटी, सब इंतजार कर रहे हैं। अब ईशा जैसे तैसे दोबारा से आटा गूंथ कर रोटी बनाती है और गर्मी से चूर चूर हो जाती है। हे भगवान, जेठानी जी जान गई कि मैं रसोई के काम करने में अनाड़ी हूँ, लेकिन फिर भी रोटी मुझे से ही बनवाने को कहा है। अब ईशा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। तभी कच्ची पक्की रोटी और सब्जी में जरूरत से ज्यादा पानी देखकर घर के सदस्य कहते हैं, अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है? सब्जी में इतना पानी और रोटी भी कच्ची है। लगता है तुम्हें रसोई संभालना नहीं आता है। हाँ मम्मी जी, देवरानी जी रसोई संभालने में अनाड़ी किस्म की है, इन्होंने बताया मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, सीख जाएगी करते करते। अच्छा ये बात है, ठीक है, कोई नहीं। छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी सर्वगुण संपन्न है, तुम इसके साथ समय बिताओ, तुम सब सीख जाओगी। जी मम्मी जी। अरे वो सब तो ठीक है ईशा, जाओ अब हमारा लंच बॉक्स पैक कर दो, हमें लेट हो रहा है। जी करती हूँ। अब ईशा रसोई में जाती है और वहाँ पानी वाली सब्जी और कच्ची पक्की रोटी लंच बॉक्स में पैक कर देती है। अब ईशा लंच बॉक्स लेकर सबके सामने आती है। लीजिए, आप लोगों का लंच बॉक्स रेडी है। भाभी क्या है इसके अंदर? अरे आप लोगों को लेट हो रहा है, जाइए ऑफिस और कॉलेज में ही देख लीजिएगा कि लंच बॉक्स में क्या है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अब घर वाले बिना कुछ कहे चुपचाप लंच बॉक्स लेकर वहां से चले जाते हैं। अब दोपहर 2 बजे राजीव अमित अपने ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खोलते ही हैं कि लंच बॉक्स में रखी सब्जी का पानी टेबल पर गिर जाता है और रोटियां उनके हाथ से टूट तक नहीं रही होती हैं। अरे राजीव, ईशा ने तो वही पानी वाली सब्जी और जली पक्की रोटी हमारे लंच बॉक्स में डाल दी। हाँ भैया, पता नहीं कोई इतना अनाड़ी कैसे हो सकता है। अब इतनी गर्मी में हम ये सब कैसे खाएंगे। दूसरी तरफ काजल भी अपने लंच बॉक्स को देखकर कॉलेज में परेशान हो जाती है। शिखा भी लंच बॉक्स खोलती है और उसे वापस पैक करके रख देती है। अब शाम को जब राजीव, अमित, शिखा, काजल घर आते हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। माँ, पल्लवी, हमारा लंच बॉक्स पैक करते वक्त तुम लोगों ने चेक नहीं किया था क्या? अजी क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या होगा भाभी, आज हमारे लंच बॉक्स में पानी वाली सब्जी और जली हुई रोटी थी। दोपहर के 2 बजे जब हमने अपना लंच बॉक्स खोला तो हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। हाँ, मैं सुबह से भूखी हूँ। मैं भी ऐसा लंच बॉक्स देने से तो अच्छा था कि आप हमें लंच बॉक्स ही नहीं देती। अरे वो पानी वाली सब्जी तो देवरानी जी ने बनाई थी, लेकिन देवरानी जी, आपने वही सब्जी सबके लंच बॉक्स में क्यों डाल दिया?
अरे छोटी बहू, तेरा दिमाग काम नहीं करता क्या? तू इतनी अनाड़ी कैसे हो सकती है? ऐसी सब्जी भला कोई किसी के लंच बॉक्स में रखता है क्या? सॉरी, वो मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी इसलिए मैंने दोबारा कुछ नहीं बनाया। मुझे लगा आप लोग खा लेंगे। सॉरी, अब नहीं दूंगी ऐसा खाना आप लोगों के लंच बॉक्स में। अब इसी तरह से 2 से 3 दिन गुजरते हैं और एक दिन सुषमा के घर पड़ोस की कौशल्या और शकुंतला आती हैं। और सुषमा कैसी है? सुना है छोटे बेटे की भी शादी कर ली है, लेकिन तूने बताया नहीं। हाँ, हमें क्यों बताएगी? अरे ऐसा नहीं है, सोचा था मुंह दिखाई की रस्म कर दूं, लेकिन फिर गर्मी के चक्कर में हिम्मत ही नहीं हुई। रुको, मैं अभी अपनी छोटी बहू को बुलाती हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू, जरा इधर आना। अब ईशा अपने कमरे से बाहर आती है और शकुंतला कौशल्या के पैर छूती है। देवरानी जी जाओ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, सबके लिए ठंडी ठंडी लस्सी बना लो। अब ईशा रसोई में आती है और फ्रिज से दही निकाल कर गिलास में लस्सी बनाने लगती है। अब ठंडी ठंडी लस्सी पल भर में तैयार हो जाती है, जिसे लेकर ईशा मेहमानों के पास आती है। अब मेहमान जैसे ही प्लेट से लस्सी का गिलास उठाते हैं, ईशा के हाथ से लस्सी की प्लेट छूट जाती है, जिससे सारी ठंडी ठंडी लस्सी मेहमानों के ऊपर गिर जाती है। अरे ये क्या, बहू काम करने का तरीका नहीं आता क्या? क्या सारी लस्सी हमारे ऊपर ही गिरा दी? लगता है अनाड़ी हो कामकाज के मामले में। हे भगवान, पूरे कपड़े गंदे कर दिए सुषमा तेरी अनाड़ी बहू ने। चल हम जा रहे हैं सुषमा, अगली बार अपनी बहू को समझदार बनाकर रखियो, ऐसे अनाड़ीपन से घर नहीं चलता। अब इतना कहकर मेहमान वहां से चले जाते हैं। अरे देवरानी जी, आपसे एक लस्सी की प्लेट नहीं संभाली गई? हाँ बहू, हाथ में जान नहीं है क्या जो सारी लस्सी मेहमानों के ऊपर ही गिरा दी? अरे इतना भी अनाड़ीपन ठीक नहीं है। अरे अपनी जेठानी को ही देख, कितनी सर्वगुण संपन्न है, जिस काम को छूती है उस काम को अच्छे से करती है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं जब भी कर्म करने जाती हूँ मुझसे कांड ही हो जाता है। पता नहीं मैं कब अनाड़ी से सर्वगुण संपन्न बनूंगी। अच्छा, आगे से ध्यान रखना। अब अगले दिन पल्लवी। देवरानी जी जाओ, सबके लिए नाश्ता और सबके लिए लंच बॉक्स की तैयारी कर लो। मैं जब तक घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। आज कपड़े भी धोने हैं और घर की साफ सफाई भी करनी है। ठीक है जेठानी जी, मैं कर देती हूँ। अब पल्लवी घर के कोने कोने में झाड़ू लगाती है। उसके बाद वॉशिंग मशीन में ढेर सारे कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती है। बाप रे, सुबह के 6 बज रहे हैं, लेकिन धूप देखो सीधा घर पर आ रही है। दूसरी तरफ ईशा रसोई में खड़ी होती है। हे भगवान, अभी तो गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाया ही है कि पूरा रसोई गर्म हो गया है। इतनी गर्मी में मैं कुछ नहीं बना पाऊंगी। एक काम करती हूँ, ठंडा फल काट देती हूँ नाश्ते में। अब वो ठंडा ठंडा फल काट कर ईशा सबको नाश्ते में देती है। अरे छोटी बहू, आज रोटी सब्जी नहीं बनी नाश्ते में? हाँ, सुबह नाश्ते में 2 रोटी खा लेते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है बहू। देवरानी जी, आपने रोटी नहीं बनाया क्यों? अरे जेठानी जी, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी तो मैंने सोचा कि नाश्ते में सबके लिए ठंडा ठंडा फल ही काट दूं। अब सभी लोग ठंडा ठंडा फल खा लेते हैं, जिसके बाद बारी आती है लंच बॉक्स की। छोटी भाभी, लंच बॉक्स रेडी है हमारा क्या? नहीं, अभी रुको, अभी करके देती हूँ। अब ईशा रसोई में आती है, तभी पीछे से पल्लवी आती है। अब पल्लवी को देखकर ईशा सब्जियां उठाकर काटने लगती है। अरे जेठानी जी, आप रसोई में क्यों आ गई? ऐसे ही बस। वैसे क्या बना रही हो देवरानी जी लंच बॉक्स में सबके लिए? अब ईशा कुछ बोलती है उससे पहले चाकू की धार से ईशा की उंगलियां कट जाती हैं। मम्मी, मेरी उंगलियां। अरे देवरानी जी, ध्यान कहाँ है आपका? एक सब्जी भी काटनी नहीं आती है क्या? कितनी अनाड़ी हैं आप। इतने में सुषमा वहां आती है। हे भगवान, कितना खून निकल रहा है। काम नहीं करना आता क्या बहू? कब तक ऐसे ही अनाड़ी रहेगी? मम्मी जी, बस गलती से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ बैंडेड लगा लो, मैं बना देती हूँ सबका लंच। अब ईशा वहां से चली जाती है, जिसके बाद सारा लंच बॉक्स पल्लवी बनाकर तैयार करती है, जिसे लेकर सभी लोग अपने कॉलेज और ऑफिस जाते हैं। अब ऑफिस में लंच बॉक्स जैसे ही खुलता है, लंच बॉक्स में आम पन्ना, कच्चे आम की चटनी, कढ़ी, रोटी जैसे स्वादिष्ट पकवान होते हैं। अरे लगता है आज लंच बॉक्स में मेरी पत्नी ने बनाया है। हाँ भैया, ये खाना तो हमारी सर्वगुण संपन्न भाभी के हाथ का ही है। मैं तो खुशबू सुनकर ही बता सकता हूँ। दूसरी तरफ शिखा और काजल भी बड़े ही स्वाद से पल्लवी के हाथ का लंच बॉक्स खाते हैं। अब अगले दिन दोबारा ईशा रसोई में सबका लंच बॉक्स बनाने जाती है। हे भगवान, कल तो उंगली कट गई थी तो मैं लंच बॉक्स बनाने से बच गई, पर आज तो बनाना पड़ेगा। रसोई में गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है। एक काम करती हूँ, सबके टिफिन में मैगी ही डाल देती हूँ।
ईशा अब फटाफट लंच बॉक्स लाकर अपने पति जेठ और दोनों छोटी नंद को देती है। अब सभी लोग टिफिन लेकर चले जाते हैं। अब दोपहर को जब शिखा ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खोलती है तो अरे यार, छोटी भाभी ने मैगी क्यों डाल दिया मेरे लंच बॉक्स में? ये मैगी तो ठंडी होकर हमारे लंच बॉक्स में ही चिपक गई। दूसरी तरफ अमित और राजीव के कलीग उन पर हंसते हुए अरे राजीव, अमित तुम्हारा लंच बॉक्स किस अनाड़ी बच्चों ने बनाया है भाई? अरे चुप करो यार, अब अनाड़ी मेरी पत्नी ही है। अच्छा, तो वो अनाड़ी भाभी जी है। अब रात को सभी लोग घर आकर सीधा ईशा पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ईशा, शादी को इतना टाइम हो गए लेकिन तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि हमारे लंच बॉक्स में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। क्या हुआ? अब क्या कर दिया इसने? माँ, आज आपकी छोटी बहू ने हमारे लंच बॉक्स में मैगी डाल दिया था, जो मैगी ठंडा होकर हमारे लंच बॉक्स में ही चिपक गई थी। सुबह से हम आज भी भूखे हैं। मैं भी भूखी हूँ, मुझे तो मैगी पसंद ही नहीं है। अरे ये क्या देवरानी जी, आपने क्या सोचकर इन सबके लंच बॉक्स में मैगी डाल दिया? ये कोई छोटे बच्चे हैं जो लंच बॉक्स में मैगी खाएंगे? छोटी बहू, ऐसा है ना कि अब और मैं तेरा ये अनाड़ीपन अपने घर में नहीं देख सकती। तेरे चक्कर में मेरे बच्चे अस्पताल पहुंच जाएंगे। तेरे से तो अच्छी तेरी जेठानी है, सर्वगुण संपन्न। अरे आज तक उसके लंच बॉक्स की बुराई नहीं की मेरे बच्चों ने। मम्मी जी, आज रसोई में गर्मी बर्दाश्त से पार हो गई थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी मैगी ही बना दिया। मैंने सोचा हल्का खाना है, खा लेंगे। अरे हम ऑफिस में इतनी गर्मी में कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और तुम हमें खाने में मैगी दे रही हो। सॉरी। अब जैसे तैसे सभी लोग उखड़े मन से रात का खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। अब अगले दिन पल्लवी घर की सीढ़ियों पर झाड़ू मार रही होती है कि तभी उसका पैर मुड़ता है और वो पहली सीढ़ी से सीधा आखिरी सीढ़ी पर घसीटती हुई गिर जाती है। पल्लवी का पैर उसी वक्त सूज जाता है और नसें नीली पड़ जाती हैं। हाय दया, मर गई। माँ, पापा जी। अब पल्लवी की आवाज सुनकर सब पल्लवी के पास आते हैं। अरे बाप रे, बहू ध्यान से काम क्यों नहीं करती हो तुम? पूरा पैर सूज गया तुम्हारा, तो नसें भी नीली पड़ रही हैं। ये सब कुछ छोटी बहू की वजह से हुआ है। छोटी बहू अगर घर के सभी काम को ठीक से करे ना, तो बड़ी बहू के ऊपर इतना लोड ना ही पड़े। लेकिन ये ठहरी अनाड़ी, जिस वजह से सारा काम बड़ी बहू को करना पड़ता है। लेकिन बस अब और नहीं, जब तक बड़ी बहू का पैर ठीक नहीं हो जाता, घर के टोटल काम छोटी बहू करेगी। अब ये सुनकर ईशा के तो पसीने ही छूट जाते हैं। हाँ मम्मी जी, मैं कर लूंगी। अब डॉक्टर आकर पल्लवी के पैर में प्लास्टर कर देते हैं। वहीं ईशा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी पीछे से सुषमा आती है। हे भगवान, अभी तक तेरी सब्जी नहीं पकी। तेरी जेठानी को दवाई खानी है, सबका लंच बॉक्स पैक करना है। कितनी ढीली है तो काम काज में बिल्कुल अनाड़ी है। अब तक मेरी बड़ी बहू होती ना तो 2 मिनट में सारा काम करके रख देती। मम्मी जी मैं तो कर ही रही हूँ ना, बस हो गया। अब ईशा इतना बोलती है कि तभी स्लैब पर रखी सब्जी की कढ़ाई जमीन पर पलट जाती है। ये देखकर सुषमा अपना माथा पकड़ के, हाय रब्बा, एक काम सही से नहीं करती है। इतने में लंगड़ाते लंगड़ाते पल्लवी वहां आती है। अरे देवरानी जी, आपने सारा खाना जमीन पर गिरा दिया। हटी, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं बाहू, तुझे आराम की जरूरत है। छोटी बहू, फटाफट इसे साफ करो और दूसरी सब्जी बना कर लाओ। अब सुषमा अपनी बड़ी बहू को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं ईशा पसीने से भीगती हुई गुस्से से कहती है, इनको क्या लग रहा है कि मैं सारी सब्जी फेंक कर दूसरी सब्जी बनाऊंगी? अरे इतनी गर्मी में मुझसे इतना सब कुछ नहीं होगा। अब ईशा अपने दोनों हाथों से जमीन पर गिरी सब्जी को उठाकर लंच बॉक्स में भरती है और रोटी बेलकर सब्जी रोटी पैक करके घर के सदस्यों को दे देती है। अब सबके जाने के बाद ईशा अपनी जेठानी और सास को खिचड़ी बनाकर देती है। अरे ये क्या छोटी बहू, तेरी जेठानी बीमार है, उसे कुछ ताकत वाला खाना बनाकर देना चाहिए ना। तो तूने ये खिचड़ी उबाल कर रख दी? अपना दिमाग काम नहीं करता क्या तेरा? हाँ देवरानी जी, अगर थोड़ा रोटी बना देती तो ठीक रहता। मम्मी जी, मुझे इतनी देर रसोई में रहना पसंद नहीं है। गर्मी से मैं परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैंने फटाफट बस 2 मिनट में ये खिचड़ी बना कर रख दी। आप लोग खा लीजिए, मैं शाम को कुछ अच्छा बना दूंगी। दूसरी तरफ दोपहर में राजीव और अमित जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोलकर रोटी सब्जी खाना शुरू करते हैं कि उनके मुंह में छोटे छोटे बारीक कंकड़ आने शुरू हो जाते हैं और वो फौरन खाना मुंह से उगल देते हैं। अरे राजीव, इस खाने में तो छोटे छोटे कंकड़ हैं। हाँ, कंकड़ तो आ रहे हैं और हल्का सा कचकच भी कर रहा है खाना, जैसे इसके अंदर धूल मिट्टी पड़ी हो। पक्का फिर से आज ईशा ने कुछ गड़बड़ की है। दूसरी तरफ काजल के कॉलेज में उसकी फ्रेंड काजल का खाना खाती है तो वो भी कंकड़ की वजह से खाना उगल देती है।
अरे तेरे घर में साफ सफाई नहीं रहती है क्या? काजल, इस खाने में तो धूल मिट्टी और कंकड़ है। ये सुनकर काजल शर्मिंदा हो जाती है और लंच बॉक्स वापस बंद करके रख देती है। शिखा के साथ ही यही सेम चीज होती है और वो भी अपना लंच बॉक्स नहीं खा पाती। अब शाम को फिर से शिखा, काजल, राजीव और अमित अपना टिफिन वापस लेकर आते हैं। इस बार उनके चेहरे पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा होता है। क्या हुआ, तुम लोग इतने गुस्से में हो? आंखें लाल तक हो रही हैं। किसी ने कुछ कहा क्या? अरे कोई हमें कुछ क्यों कहेगा मम्मी? ये गुस्सा हमें अपने घर के ऊपर के लोगों पर आ रहा है। आज के खाने में आपको पता है क्या था? अरे धूल मिट्टी और कंकड़। हाँ, सही कह रहा है राजीव। अरे एक एक निवाला निकलने में दिक्कत हो रही थी। कंकड़ की मात्रा इतनी ज्यादा थी खाने में। मेरी तो बेइज्जती ही कर दी मेरी दोस्त ने कॉलेज में। मुझसे तो आज फिर कुछ नहीं खाया गया माँ। हमारी बड़ी भाभी पता नहीं कब ठीक होगी। जब हमारी सर्वगुण संपन्न भाभी हमारा लंच बॉक्स पैक करती थी तो खाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन छोटी भाभी ये तो जरूरत से भी ज्यादा ही अनाड़ी है। इन्होंने तो हमारा खाना ही दुश्वार कर दिया है। बहू, खाने में धूल मिट्टी कैसे आई? बता, चुप क्यों है? इतने में अमित टिफिन खोलता है। तभी टिफिन की सब्जी देखकर पल्लवी कहती है, अरे ये तो वही सब्जी है देवरानी जी जो तुमने मुझे सुबह सुबह जमीन पर गिरा दी थी। इसका मतलब तुमने दूसरी सब्जी बनाने के बजाय वही सब्जी सबके टिफिन में रख दी। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? अब ईशा घबराकर कहती है, जेठानी जी, वो सब्जी बहुत ज्यादा गिर गई थी और इतनी सारी सब्जी मुझे फेंकना ठीक नहीं लगा। बाकी इतना भी कोई कंकड़ नहीं था खाने में, मैंने तो वही खाया था। अरे छोटी बहू, घर के 5 सदस्य झूठ और तुम अकेली सच बोल रही हो। अरे तुम्हारी जैसी अनाड़ी बहू मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सॉरी पापा जी। अब अगले दिन सुषमा, छोटी बहू थोड़ी बहुत रसोई की साफ सफाई कर दो, बड़ी बहू के पैरों में चोट जो लगी हुई है। ठीक है मम्मी जी। अब बड़ी सी झाड़ू लेकर ईशा रसोई के स्लैब पर चढ़ती है और दीवारों पर झाड़ू मारने की कोशिश करती है। इतने में अलमारी पर सजे बर्तन झाड़ू से ठोकर खाकर जमीन पर गिरकर टूटने लगते हैं। अब टूट फूट की आवाज सुनकर पल्लवी और सुषमा जैसे तैसे रसोई में आती हैं। अरे बहू, क्या कर रही हो? मम्मी जी, आपने ही तो कहा था रसोई साफ करने को। रसोई साफ करने को कहा था बहू, रसोई के बर्तन तोड़ने को नहीं। अरे कितनी अनाड़ी है, साफ सफाई भी नहीं करनी आती है। जा तू यहाँ से, वरना जो बर्तन बचे हैं वो भी टूट जाएंगे। हटिए, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं बहू, तेरे पैर में चोट लगी है, मैं कर दूंगी खुद, तू जा। अब सुषमा खुद रसोई की सफाई करती है। अब रात को ईशा अपनी रसोई में रात का खाना बनाते वक्त भर भर कर सब्जी, चावल और रोटी बनाकर रख देती है। चलो, सुबह का कोटा भी रात को ही बना दिया। अब इतनी गर्मी में यही खाना सबके लंच बॉक्स में डाल दूंगी। इससे थोड़ा काम तो आसान होगा मेरा, वहीं इन लोगों को रोटी सब्जी खाने को भी मिल जाएगी। अब सभी लोग रात का खाना खा लेते हैं। वहीं बचे खाने को ईशा फ्रिज में लगा देती है और अगले दिन वही बासी खाना सबके लंच बॉक्स में डालकर दे देती है। अब जब दोपहर में अमित, राजीव अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो उनके लंच बॉक्स से गंदी बदबू आती है। गर्मी से खाना सड़ चुका होता है। अरे राजीव, अरे खाने से बहुत गंदी बदबू आ रही है। और ये खाना तो रात का है। क्या बताऊं भैया, मैं बहुत हर्ट हो चुका हूं अपनी वाइफ की इन हरकतों से। दूसरी तरफ शिखा और काजल भी अपना लंच बॉक्स जैसे ही खोलते हैं बदबू के कारण दोबारा बंद कर देती हैं। अब वो सभी पूरे दिन भूखे रहकर अपने अपने मेज पर काम करते हैं और रात को जब घर आते हैं तो इस बार उनके चेहरे पर गुस्से की जगह थकावट, मायूसी और आंखों में नमी होती है। अब पल्लवी लंगड़ाते हुए अपने पति के पास आती है। अब पल्लवी अपने पति के साथ साथ देवर और अपनी छोटी नंद का चेहरा देखती है। क्या हुआ, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? और ये होठ क्यों सूखे हैं, जैसे सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पिया हो? और आंखों में नमी क्यों है? क्या हुआ बच्चों, सब ठीक तो है ना? अब बिना कुछ बोले सभी अपना अपना लंच बॉक्स खोलते हैं जिसमें से गंदी बदबू आ रही होती है। हे भगवान, ये तो कल रात की सब्जी है जो खराब हो चुकी है। इसका मतलब आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और भूखे पेट आप लोगों का चेहरा, होठ सब सूख गया है। भगवान, ये छोटी बहू तो मेरे घर के सदस्य को जीते जी मार देगी। रोक इसे तो। रहने दीजिए माँ जी, आज से कुछ नहीं कहना ईशा को, और कल से मैं ही सब कुछ करूंगी, चाहे मेरे पैर के 2 टुकड़े क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ ईशा अपने कमरे में आराम से बैठकर फोन चला रही होती है। अब अगले दिन पल्लवी अपने टूटे पैरों के साथ ही रसोई में आकर सबका लंच बॉक्स बना रही होती है। तभी वहां पर ईशा आती है। अरे जेठानी जी, आप क्यों कर रही है काम? आपके तो पैरों में फ्रैक्चर है ना, आपको आराम करना चाहिए। देवरानी जी, आराम मेरी किस्मत में कहाँ। अगर मैं आराम करने लगी तो मेरे घर के लोगों को पेट भर खाना भी नहीं मिल पाएगा। ताना मार रही हो क्या जेठानी जी?
तभी पीछे से सुषमा आती है। ताना क्यों मारेंगे छोटी बहू, तुम ठहरी अनाड़ी, और तुम जैसे अनाड़ी की वजह से मेरे घर के लोगों को टाइम से खाना भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बेचारी बड़ी बहू को बेबार हालत में भी सब कुछ करना पड़ा है। अब इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं। पल्लवी अब रोज अपने टूटे पैरों में सबका लंच बनाना, झाड़ू लगाना, गंदे कपड़ों को छत पर धोकर सुखाना जैसी सारी चीज करती है। ये देखकर पड़ोस के लोग, बाप रे, बड़ी बहू की किस्मत में तो जरा भी आराम नहीं है। देखो कैसे छत पर कपड़े डाल रही है, पैरों में भी फ्रैक्चर है। लगता है इसकी देवरानी काम काज में अनाड़ी है, तभी सारा दिन काम इसी को करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ईशा पूरी आजाद हो जाती है। अब वो रोज स्टाइलिश कपड़ों में शॉपिंग करने जाती है तो कभी दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौटती है। बहू, घर में लंच बॉक्स बनाने को कहो तो तुम अनाड़ी बन जाती हो, और वैसे पूरे दिन बाहर घूमती रहती हो। पापा जी, अब जेठानी जी मुझे कुछ करने के लिए नहीं देती, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ, इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती हूँ। अब इसी तरह कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक दिन अचानक सुषमा आधी रात को अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी छोटी बहू बालकनी पर खड़ी होकर किसी से बात कर रही है। अरे काकी, मुझे यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता। आपने जो तरकीब मुझे बताई थी ना, मैं उसी को आजमा रही हूँ, जिससे अब यहाँ सब मुझे अनाड़ी समझते हैं और मुझे इस घर में कुछ नहीं करना पड़ता। सारे काम मेरी जेठानी ही कर रही है, और तो और मैं आराम से घूमती फिरती और पार्टी करती हूँ। आपने वो कहावत नहीं सुनी, बन के रहो पगला, काम करेगा अगला। अब इतना कहकर ईशा फोन रखती है और पीछे मुड़ती है तो सुषमा खड़ी होती है। अच्छा, तो ये तुम अनाड़ी बनने का ढोंग कर रही हो मेरे घर में? नहीं नहीं नहीं, नहीं मम्मी जी, ये आप गलत समझ रही है। अब इतने में घर के बाकी सदस्य भी बालकनी में आ जाते हैं। आप लोगों को पता है ये अनाड़ी नहीं, अनाड़ी बनने की नौटंकी कर रही है ताकि हम इससे काम न करवाए। क्या? पर क्यों? जवाब दो ईशा, तुमने ये सब नौटंकी क्यों की? तुम्हारी वजह से मैं, मेरा परिवार, मेरी भाभी कितना परेशान हुई है। अगर आज तुमने सच नहीं बताया ना तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अब ये सुनकर ईशा बहुत घबरा जाती है और उसकी आंखें अचानक से नम हो जाती है। नहीं, आप ऐसा मत करिएगा, मैं सब सच बताती हूँ। मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ। चाकू से हाथ काटना, सब्जी गिरना, घर के बर्तन तोड़ना, मैगी बस बनाना, ये सब एक नाटक था। पर क्यों देवरानी जी, आपने ये नाटक किया ही क्यों? हमें ये जानना है। जेठानी जी, मैं डर गई थी घर के कामकाज से, क्योंकि शादी से पहले, हे भगवान, दोपहर के 2 बज गए हैं और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। घर का कोई एक सदस्य मुझसे पूछने ही नहीं आ रहा है खाने के लिए। सबको बस काम की पड़ी है। अब बर्तन धोकर ईशा जैसे ही खाने बैठती है उसकी माँ गायत्री गंदे कपड़ों का ढेर उसके मुंह के पास लाकर रख देती है। ईशा, खाना बाद में खा लियो, पहले जा कपड़े धो ले। तेरे भाई को कल ट्रिप पर जाना है, पापा को भी ऑफिस मीटिंग से बाहर जाना है। मम्मी, आप खुद कुछ कर लिया करो ना, मैं दोपहर 3 बजे अपने मुंह में पहला निवाला ही ले रही हूँ। अरे तो क्या हो गया, घर की बेटियां घर के काम के लिए ही तो बनी है। जा पहले कपड़े धो ले। अब ईशा खाना छोड़कर भूखे पेट ही बाथरूम में गंदे कपड़े धोने लगती है। इसी तरह अगले दिन जब ईशा सारा काम करके शाम को खाने बैठती है तो ईशा की माँ, ईशा, पहले मेरी ये साड़ी प्रेस कर दे, मुझे किटी पार्टी में जाना है, खाना बाद में खाना। मम्मी, इतना सारा काम कभी खुद भी कर लिया करो आप। हाँ तो क्या हो गया, तू किस लिए है इस घर में? सारे काम तू ही करती है ना, चल फटाफट कर। अब ईशा खाना छोड़कर कपड़े प्रेस करती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं जिसके बाद ईशा की शादी तय होती है। ईशा लड़के वालों का लंबा चौड़ा परिवार देखकर डर जाती है। अब लड़के वालों के जाने के बाद ईशा अपने पड़ोस की काकी से अपने दिल की बात कहती है। देवकी काकी, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। पर क्यों बिटिया, लड़के वाले तो बहुत अच्छे परिवार से हैं। क्या फायदा काकी, कोई भी कितना अच्छा हो लेकिन बहू बेटी से सिर्फ सब घर के काम ही करवाते हैं। मेरे घर में ही देख लीजिए, मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ लेकिन कोई एक गिलास पानी तक नहीं पूछता। इसका तो फिर एक ही उपाय है बेटी, अनाड़ी बनकर रहना। देख, तेरी माँ ने शुरू से ही तुझे इस्तेमाल किया है, लेकिन ससुराल में ये सब ना हो तो तेरे साथ, उसके लिए तुझे वहाँ अनाड़ी बनना होगा, क्योंकि वो तुझे अभी जानते नहीं है। तू वहाँ जैसी ही बनकर रहेगी वो तुझे वही समझ लेंगे। ठीक है काकी, मैं ऐसा ही करूँगी। इसलिए मैं ससुराल आकर आप लोगों के सामने अनाड़ी बन गई। बहू, माना तुम बचपन से पीड़ित थी घर के काम से, लेकिन एक पीड़ित इंसान किसी दूसरे इंसान को पीड़ा नहीं पहुंचाता। तुम्हारी जेठानी के पैर टूटे हुए हैं, फिर भी वो काम कर रही है। क्या तुम्हें तरस नहीं आया? अरे ये अभी भी नाटक ही कर रही होगी। इसको तो धक्के मारकर घर से बाहर निकालो। इसकी वजह से मेरी बड़ी बहू को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।
नहीं माँ जी, मैंने 12 साल की उम्र से सिर्फ घर के काम ही किए हैं। अरे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था मायके में मुझे। मेरा दिल दिमाग शरीर सब थक गया था और मुझे बस आज़ादी चाहिए थी। इसलिए मुझे लोगों की तकलीफ भी दिखाई देनी बंद हो गई थी। अब ईशा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पल्लवी अपनी देवरानी के पास आकर उसके आंसू पोंछती है। देवरानी जी, मैं समझ गई कि आपकी माँ ने आपको कितना पीड़ित किया है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। आपसे यहाँ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से काम नहीं करवाएगा, चाहे फिर वो मैं हूँ या माँ जी। लेकिन हल्की मदद तो आपको मेरी करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि अकेले तो सब कुछ मैं नहीं कर पाऊँगी। हाँ जेठानी जी, मैं आपकी हर काम में मदद करूँगी। मेरी वजह से अब किसी को तकलीफ नहीं होगी। अब घर के सदस्य एक एक करके ईशा को माफ कर देते हैं, जिसके बाद ईशा खुद अपनी जेठानी की देखभाल करती है और उसके पैर ठीक हो जाते हैं और फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई संभालने लगती हैं।